learners, welcome to my YouTube channel Social Warrior World History with Susmit Maur। लर्नर्स, इस सीरीज में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति से पहले हम लोगों ने कंडीशन ऑफ यूरोप पर डिस्कस किया था इन डिटेल डिस्कशन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के आसपास जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी क्या कंडीशन थी, यूरोप में ओवरऑल यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या सिचुएशन थी, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग फ्रांस में जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल कॉज है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बिहाइंड, उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। Documents. लर्नर्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ आपके लिए जो मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं उसके साथ मैं आपको आज की क्लास को डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी को एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं किया है। आज जो नोट्स हैं मेरे, मैं उनके साथ आपको आज इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को, जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो ओवरऑल आपका जो डिस्कशन होगा वो बहुत ही डेप्थ में हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि इस सीरीज के बाद आपको फ्रांस की क्रांति से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो द जनरल कंडीशन ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूरोप की कंडीशंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग फ्रांस की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन। क्रांति के समय फ्रांस की क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब पर हम लोग आज डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए, टू अंडरस्टैंड the French Revolution, it is necessary to examine the circumstances and institutions that give birth to. We should be aware of the general condition at the time of the revolution। क्या कह रहे हैं कि यदि हमें फ्रांस की क्रांति को समझना है, टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन, तो ये आवश्यक है कि हम उन सर्कमस्टेंसेस को, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उस समय के जो
इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस के जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया, जिन कंडीशंस ने, जिन सर्कमस्टेंसेस ने इन क्रांति को जन्म दिया, हमें उससे अवेयर होना चाहिए। जनरल कंडीशन एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन, उस समय के जो फ्रांस की स्थिति थी उसकी कंडीशन से हमें अवेयर होना चाहिए लर्नर्स। इन अदर वर्ड्स यदि मैं कहूँ दूसरे शब्दों में, वी शुड लुक एट द एशियंट सिस्टम ऑफ फ्रांस। हमें फ्रांस के ओल्ड ऑर्डर सिस्टम को देखना होगा। आपके एनसीईआरटी में इस टर्म के लिए ओल्ड ऑर्डर शब्द यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया, ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर मीन्स 1789 क्रांति से पहले फ्रांस में किस तरह की सोसाइटी थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी 1789 के पहले, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी 1789 के पहले। हमें ये तीनों कंडीशंस को डिस्कस करना होगा, इसको समझना होगा। अगर आप ये तीनों कंडीशंस समझ गए तो आपको फ्रांस की क्रांति क्यों हुई ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, द रेवोल्यूशन ब्राउट about a radical change in the life of France। ये जो क्रांति है इससे क्या परिवर्तन आया, तो लर्नर्स इससे फ्रांस के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आए। वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए, रेडिकल चेंजेस आए। बहुत तेजी से उनके जीवन को इस क्रांति ने बदला, इस रेवोल्यूशन ने चेंज किया। यूरोप में ओवरऑल पूरे यूरोप का जीवन बदलेगा, पूरे यूरोप को इम्पैक्ट करेगी ये रेवोल्यूशन। लेकिन हमारा जो अब डिस्कशन है वो फ्रांस सेंट्रिक हो गया है। ओके, तो ये क्रांति जो होगी वो फ्रांस में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन को काफी हद तक बदल देगी। ओके, अगर इस क्रांति के रिजल्ट्स की बात करें, इस क्रांति के परिणामों की बात करें, इट डिस्ट्रॉयड द फ्यूडल सिस्टम। ये इस क्रांति ने जो फ्रांस में जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था बेटा, सामंत व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम that had been existence for centuries, जो कई वर्षों से अस्तित्व में था, कई सेंचुरीज से फ्रांस में एग्जिस्टेंस में था, वो सामंत व्यवस्था डिस्ट्रॉयड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस रेवोल्यूशंस के रिजल्ट पे बात करें, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इस क्रांति ने लोगों के लाइफ में बहुत ही रेडिकल चेंज लाया। सेकेंड पॉइंट, इस क्रांति ने कई सौ वर्षों से चली आ रही जो सामंत व्यवस्था का एग्जिस्टेंस था फ्रांस में, उसको खत्म कर दिया। थर्ड पॉइंट, इसके रिजल्ट में और इस क्रांति ने क्या प्रभाव किया, इट पेव द वे फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस क्रांति ने रास्ता दिया एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इस क्रांति ने रास्ता तैयार किया। क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बाद ही यूरोप में डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है। बिफोर रेवोल्यूशन यूरोप में, हमने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, डेमोक्रेटिक शब्द भी पूरे यूरोप में नहीं था, इसका कोई साइन नहीं था यूरोप में लोकतंत्र का। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद
पेव द वे फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, आधुनिक लोकतंत्र का रास्ता साफ होता है। द सिस्टम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 हैज बीन कॉल्ड द ओल्ड ऑर्डर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले, इस क्रांति से पहले जो व्यवस्था फ्रांस में एग्जिस्ट करती थी, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, उसे हम क्या कहते हैं? द ओल्ड ऑर्डर सिस्टम। हम उसे ओल्ड ऑर्डर सिस्टम के नाम से जानते हैं। एग्जाम के लिए या जो भी लर्नर्स हमारे यूपीएससी, सीएसई या आपके वो भी हमारे लर्नर्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है। जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस लेक्चर की हेल्प से, इस सीरीज की हेल्प से आपको फ्रांस की जो क्रांति है उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। ओके, 9th की क्लास के लिए, 9th के जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए तो ये क्लास हेल्पफुल है ही। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास को वॉच करेंगे, फुल टाइम पूरा इसको देखेंगे, समझेंगे, तो उनको किसी भी तरह का कोई डाउट फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। ओके, द सिस्टम, और ये जो पीडीएफ है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, आपके लिंक पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, द सिस्टम दैट एग्जिस्टेड, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो व्यवस्था क्रांति से पहले एग्जिस्ट करती थी, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था, उसे हम क्या कहते हैं? द ओल्ड ऑर्डर सिस्टम। उसे हम ओल्ड ऑर्डर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, to understand where the elements of the revolution were and why an analysis of the system of the time is required। तो यदि आपको ये समझना है कि इस क्रांति के एलिमेंट्स कहाँ हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, तो आपको उस समय की व्यवस्था को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि उस समय की व्यवस्था फ्रांस में कैसी थी। उसका एनालिसिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट विल बिकम क्लियर ओनली थ्रू दिस एनालिसिस। ये रेवोल्यूशन क्यों हुई? ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये क्रांति क्यों हुई, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और वो तभी स्पष्ट होगा जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, उस समय की कंडीशंस का एनालिसिस करेंगे। विदाउट आप एनालिसिस करके, बिना उसका विश्लेषण करके, उस समय की कंडीशंस का एनालिसिस किए बगैर आपको ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि क्रांति क्यों हुई। तो आपको डेप्थ में डाइव करना ही होगा यदि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्रांति क्यों हुई। तो आपका लिए ये नीड है और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करें उस समय की कंडीशंस का, उस समय के टाइम का एनालिसिस करें। फ्रांस में के संदर्भ में आपको, फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बहुत ही डेप्थ में। ओके, सबसे पहले हम लोग फ्रांस के पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करेंगे।
इसको एनालिसिस करेंगे कि फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ओके, फ्रांस के पॉलिटिकल सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक में अपने। ओके, देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ फ्रांस। At the time of France was ruled by the Bourbon dynasty. रेवोल्यूशन जब वहां पे फ्रांस में हुई तो उस समय जो डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी वो आपकी बुर्बो डायनेस्टी थी, बाय द बुर्बो किंग्स। ठीक है, बुर्बो डायनेस्टी जो बुर्बो राजवंश है फ्रांस में उस समय ये डायनेस्टी रूल कर रही थी। इसी डायनेस्टी के जो लोग हैं फैमिली मेंबर्स वो किंग बन रहे हैं। ओके, क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में लुईस 16 का जिक्र है। ओके, क्लास 9th की एनसीईआरटी में लुईस 16 का मेंशन किया गया है। लेकिन यदि आपको यह समझना है कि ये क्रांति क्यों हुई तो आपको लुईस 16 से पहले भी जो किंग्स हैं उन्होंने किस तरीके से रूल किया, आपको उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना। ओके, विदाउट लुईस 15, लुईस 14 का एनालिसिस किए बगैर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि फ्रांस में क्रांति क्यों हो। तो हम लोगों का जो डिस्कशन अब होगा वो लुईस 14 से होगा, फिर हम 15 को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने रूल किया, और फिर हम आएंगे लुईस 16 पर। और इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि आपको पूरी कंडीशन एनालिसिस हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, द बुर्बो डायनेस्टी was lost in past, neither forgetting the old nor learning the new। इस डायनेस्टी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो बुर्बो डायनेस्टी है ये ना तो अपने अतीत को भूल पा रही है, ना ये अपने अतीत को भूल पा रही है, ना ही नया कुछ सीखा इस डायनेस्टी के किंग्स ने। ये हमेशा अपने अतीत को भूल पाए, ना इन्होंने नया सीखा। इनकी सबसे बड़ी एक निगेटिव पॉइंट है राइज डायनेस्टी का। ड्यूरिंग द राइन ऑफ लुईस 16, लुईस 16 के शासनकाल में, लुईस 16 के शासनकाल में, सॉरी लुईस 14, ओके, ड्यूरिंग द राइन ऑफ लुईस 14, लुईस 16 के ग्रैंडफादर, तो हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है वो लुईस 14 से हो रहा है। फिर हम डिस्कस करेंगे लुईस 15 को, और आप जो हमारे लुईस हैं, कहने का मतलब जो है जो हमारे एनसीईआरटी क्लास 9th में लुईस है वो लुईस 16 है, लुईस 16। जिस समय क्रांति होती है तो उस समय जो राजा होता है फ्रांस का वो लुईस 16 होता है। उससे पहले उनके फादर लुईस 15 होते हैं, और उससे पहले लुईस 16 के जो ग्रैंडफादर है लुईस 40, वो इनके फ्रांस के राजा होते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग द राइन ऑफ लुईस 16, सॉरी लुईस 14,
लुईस 14 के शासनकाल में क्या कह रहे हैं कि देयर वाज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप समझिए, लुईस 14 के शासनकाल में पूरी तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन था। मीन्स जो भी सारे फैसले थे, जो भी डिसीजंस थे टेकन बाय द लुईस 14, सारे निर्णय लुईस 14 ले रहे थे, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन था पावर का, एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर थी। ओके, एक व्यक्ति के हाथों में सारी पावर थी। लुईस 14 देयर वाज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पूरी तरह से सत्ता का केंद्रीयकरण हो गया था। ओके, यहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, जबकि पावर शेयरिंग में जो सबसे आइडियल कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, इससे डिसीजंस अच्छे होते हैं, इससे जो स्टेट है वो अच्छे से रन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर का बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन कर लिया गया है, सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया गया है लुईस 14 के द्वारा। दिस मेड इट नेसेसरी फॉर द किंग टू बी कॉम्पिटेंट। अब जब आप सत्ता का केंद्रीकरण करते हैं तो फिर ये आवश्यक हो जाता है राजा का योग्य होना, फॉर द किंग टू बी कॉम्पिटेंट, कि आपका जो राजा है वो योग्य हो, वो काबिल हो, क्योंकि एक व्यक्ति ही शासन कर रहा है तो फिर उसका योग्य होना तो बहुत ही आवश्यक है। फॉर द किंग टू बी कॉम्पिटेंट, हिज रूल विथ ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर। इन्होंने जो शासन किया वो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने शासन किया, ठीक है। एंड इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेचुरल बाउंड्रीज फॉर फ्रांस, और इन्होंने अपने नेतृत्व में फ्रांस की जो सीमाएं हैं उनका विस्तार किया, फ्रांस की जो बाउंड्रीज हैं उनका एक्सपेंशन किया। इट मीन्स कि इन्होंने फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी, जो फ्रांस के आसपास के दूसरे एरियाज थे, उन्हें जीता युद्ध के जरिए, वॉर के जरिए, नेचुरल प्रोसेस के जरिए, क्रिएटिंग नेचुरल बाउंड्रीज फॉर फ्रांस। और इस तरीके से इन्होंने फ्रांस के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण किया, और इन्होंने वॉर काफ़ी लड़े, एक्सपेंशन किया फ्रेंच बाउंड्रीज का। ओके, क्योंकि ये एक बहुत ही योग्य, आप कह सकते हैं कि योग्य राजा थे। ओके, लेकिन ये एब्सोल्यूट किंग है, ये आपको एब्सोल्यूटिस्ट किंग में है, ये निरंकुश राजाओं में इनकी भी आप इनको मेंशन कर सकते हैं। मेंशन कर क्या सकते हैं, मेंशन है ही ये एब्सोल्यूटिस्ट किंग में, जो सारे निर्णय स्वयं ले रहे हैं, निरंकुश है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि पावर का सेंट्रलाइजेशन है एक व्यक्ति के हाथ में। लुईस 14 के शासनकाल में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। लुईस 14 ने फाइट मैनी वॉर्स, इन्होंने कई युद्ध लड़े। ओके, फाइट मैनी वॉर्स। और यदि आप इसका एनालिसिस करें, जब आप वॉर लड़ते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब आप वॉर लड़ते हैं तो फिर आपका वॉर एक्सपेंडिचर भी वो बढ़ता है, वॉर एक्सपेंडिचर, युद्ध का खर्चा भी आपका बढ़ेगा। और वॉर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए स्टेट क्या करता है, टैक्सेस से उस खर्चे को निकालता है, टैक्स से उस खर्चे को पूरा करता है। ओके, स्टेट टैक्स से ही तो इस एक्सपेंडिचर की पूर्ति करेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप आगे इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्कस करेंगे हम लोग, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन वीक होगी, खराब हो जाएगी, उसका एक रीज़न आपका वॉर एक्सपेंडिचर भी होगा। क्योंकि जिस तरीके से लुईस 14 हो या लुईस 15 हो या इवन लुईस 16, ये सभी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, एक पूरे लॉन्ग टाइम में लुईस 14 से लेकर लुईस 16 तक
क्या होगा कि युद्ध में काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा, जिससे इकोनॉमिक कंडीशंस पर उसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लुइस 14 भी फाइट मैनी वॉर्स, इन्होंने भी कई युद्ध लड़े। नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा, जिससे कि सारी आपको जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी पॉइंट्स है, वो क्लियर होते रहें। क्लास आपकी, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास है तो टाइम आपका तो लगेगा ही। ये वो क्लास नहीं है कि वन शॉट में 1.5 घंटे में 130 आवर में आपकी क्लास में कंप्लीट कर दूं। ठीक है, सोशल वॉरियर चैनल में आपको एक डिटेल डिस्कशन मिलेगा हर एक टॉपिक का। ठीक है, तो क्लासेस आपकी लंबी होंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स इन क्लासेस को पूरा देखेगा, और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। ओके, ही हैड वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी, इन्होंने बहुत पैसा बर्बाद किया इन डेकोरेटिंग हिज न्यू कैपिटल वर्साया, जो इनकी नई राजधानी थी वर्साया पेरिस में, उसको डेकोरेट करने में, उसको उसकी सजावट में इन्होंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। ओके, कहीं से ये एक कोई गुड डिसीजन नहीं था। जो न्यू कैपिटल थी वर्साया, उसको डेकोरेट करने में इस किंग ने खूब पैसा बर्बाद किया। और फिर उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है और बहुत कम आपको ये चीजें मिलेंगी, आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है। बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु से पहले, ही हैड रियलाइज्ड, लुइस 14 रियलाइज्ड हिज फेलियर, अपनी मृत्यु से पहले इसको अपनी असफलता का एहसास होता है, एंड हिज शॉर्ट कमिंग्स, और अपनी गलतियों का शॉर्ट कमिंग्स। तो लुइस 14 अपनी मृत्यु के जब करीब था, कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग भारत में, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है तो उसे अपने किए गए सारे कर्म याद आते हैं। तो लुइस 14 के साथ भी यही हो रहा है। अपनी मृत्यु जब उसकी करीब आ गई, जब उसे एहसास हो गया कि उसका जीवन अब ज्यादा दिनों का नहीं बचा है, तो उसे अपने फेलियर का, अपनी गलतियों का एहसास हुआ। एंड ही हैड एडवाइज्ड हिज सक्सेसर्स, ठीक है, यहां पर सक्सेसर कर लीजिएगा, और ही हैड एडवाइज्ड हिज सक्सेसर, और इसने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दी। अब इसका उत्तराधिकारी कौन है? तो उस समय क्या व्यवस्था थी? मोनार्की व्यवस्था। किंग है तो किंग का जो सन होगा अब वो राजा बनेगा। तो अब जो किंग बनने वाले हैं, अब वो बनने वाले हैं लुइस 15। ओके, तो इसने लुइस 15 को सलाह दी, और भी उस समय अधिकारी थे, उनको बुलाया अपने पास, और उनको क्या सीख दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है? डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या कह रहा है? लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। एंड डू नॉट वेज वॉर, युद्ध मत लड़ना। एंड कीप गुड एडवाइजर्स, और अच्छे सलाहकार रखना। क्योंकि यदि आपको स्टेट चलाना है, यदि आपको राज्य से को अच्छे से चलाना है, तो आपके एडवाइजर्स, आपके सलाहकार बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आप देखिए ना, भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो सलाहकार हैं कितने अच्छे हैं। ओके, तो सलाहकार अच्छे रखना बहुत जरूरी है। जब आप रूलर हैं, आपको सलाह देने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो क्या लुइस जो 14 है,
वो अपने सक्सेसर को क्या सलाह दे रहा है कि बेटा डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, एंड डू नॉट वेज वॉर, युद्ध मत लड़ना, एंड कीप गुड एडवाइजर्स, और अच्छे सलाहकार रखना। अपने मृत्यु के करीब आकर उसने अपने बेटे को और अपने अन्य अधिकारियों को यह सलाह दी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब लुइस 15 को। तो लुइस 14 का आपने इस टाइम हम लोग लुइस फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लुइस 15 के बारे में। देखते हैं कि लुइस जो 15 है, क्या उसने लुइस 14 की एडवाइस को फॉलो किया या नहीं किया, देखते हैं। द सक्सेसर ऑफ लुइस 14, जो उत्तराधिकारी था लुइस 14 का, लुइस 14 का जो उत्तराधिकारी था लुइस 15। ओके, लुइस 14 का जो सक्सेसर था वो लुइस 15 था। प्रूव टू बी ए वीक, लग्जेरियस एंड केयरलेस रूलर। पॉइंट नोट कर लें आप लोग अपने नोट्स में। लुइस जो 15 थे, जो लुइस 14 के उत्तराधिकारी थे, ये एक कमजोर, एक लग्जीरियस का मतलब है विलासितापूर्ण, ठीक है, और लापरवाह राजा साबित हुआ। एक लग्जीरियस विलासितापूर्ण इनका जीवन था, हमेशा महल के अंदर रहते थे, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। लग्जीरियस आप समझ सकते हैं, जो राजाओं के शौक होते हैं, जो राजा जैसी जिंदगी जीना चाहता है, लग्जीरियस टाइप की, उसी तरह की जिंदगी ये जी रहे थे। अब जब आप लग्जीरियस में इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर आप लापरवाह तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। फिर आप कमजोर राजा कहलाएंगे। तो जो लुइस 15 है, जो लुइस 14 के उत्तराधिकारी है, वो एक बहुत ही कमजोर, एक लापरवाह और एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला राजा साबित हुआ। साथ ही साथ ही केप्ट फाइटिंग विद द नेबरिंग कंट्रीज, और अपने इसने पिता की सलाह को, हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि इसने, जो इसके पिता ने इसको एडवाइस दिया था अपने मृत्यु के समय, अब ये इसे फॉलो नहीं कर रहा है। ही केप्ट फाइटिंग विद द नेबरिंग कंट्रीज, और ये भी अपने पड़ोसी देशों से लगातार युद्ध लड़ता रहा, उनसे लड़ता रहा, उनसे फाइट करता रहा। ही केप्ट फाइटिंग विद द नेबरिंग कंट्रीज, केप्ट फाइटिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, विद द ओल्ड राइवल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो पुराना दुश्मन था, ओल्ड राइवल कंट्री थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ब्रिटेन, द ब्रिटिश, बिना तैयारी किए बगैर उनसे भी लड़ता रहा। कौन? लुइस 14, है ना बेवकूफ राजा। अरे आपको युद्ध लड़ना भी है तो आप प्रिपरेशन करें, तैयारी करके युद्ध लड़े जाते। तो ये बिना तैयारी के युद्ध लड़ रहा है। जैसे आप बिना तैयारी के एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, एग्जाम देने के लिए आपको प्रिपरेशन की नीड होती है। ओके, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ये भी अपने नेबरिंग कंट्रीज से फाइट कर रहा है। ही केप्ट फाइटिंग विद द नेबरिंग कंट्रीज, केप्ट फाइटिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन विद द ओल्ड राइवल ऑफ फ्रांस, द ब्रिटिश, जो फ्रांस का पुराना दुश्मन है, उसके साथ ये बिना तैयारी के लुइस 15 वॉर पे वॉर कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब इसका परिणाम आप समझ ही सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो एज अ रिजल्ट फ्रांस वाज डिफीटेड इन द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड द 7 ईयर वॉर।
परिणाम स्वरूप फ्रांस युद्ध हार जाता है। एक तो जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध था उसको इन्होंने लड़ा ऑस्ट्रिया के लिए, और एंड द 7 ईयर वॉर, 7 वर्षों तक एक युद्ध चला, उसको भी लुइस 15 ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसको भी इन्होंने लड़ा 7 ईयर्स तक। एंड इट्स पावर वीकेंड, और इससे क्या हुआ, फ्रांस की जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई। ठीक है, फ्रांस की परिस्थिति जो थी वो वीकेंड हो गई, उसकी ताकत कमजोर हो गई। द लाइफ ऑफ वर्साई बिकेम द सेंटर ऑफ लग्जरी एंड ट्रेजर। जो जीवन था वर्साया का वो बहुत ही लग्जरी था, बहुत ही विलासितापूर्ण था। ठीक है, लग्जरी एंड ट्रेजर मतलब वो केंद्र था वर्साया का। वर्साया का जो जीवन था वो एक आम लोगों के नजरों में बहुत ही विलासिता का जीवन बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, जो लुइस 15 है द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग्स मिस्ट्रेसेस। मिस्ट्रेसेस का मतलब आप समझ सकते हैं, जो इसकी वुमेन फ्रेंड है राजा की, गर्लफ्रेंड से भी आप समझ सकते हैं, इसकी बहुत सारी वुमेन फ्रेंड्स भी हैं, वुमेन फ्रेंड भी हैं। तो राजा के ऊपर इन सब का प्रभाव था। ठीक है, राजा के ऊपर इन सब का प्रभाव था। द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग्स मिस्ट्रेसेस इंक्रीज्ड, लगातार जो हमारे लुइस 15 है उनके ऊपर उनकी जो महिला मित्र हैं उन सबका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एंड द सिस्टम ऑफ द स्टेट बिकेम अनस्टेबल, और इससे जो राज्य की व्यवस्था है वो लगातार अस्थिर हो गई। ठीक है, क्योंकि जो राजा था वो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीता था, वो हमेशा अपने महिला मित्रों के साथ ही टाइम को स्पेंड करता था। और फिर क्या हुआ कि उन महिला मित्र जो उसकी थी, जो मिस्ट्रेसेस थी, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, उसके डिसीजंस पे उन सबका इम्पैक्ट आने लगा। राजा अपने हिसाब से डिसीजंस ही नहीं ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि इन जो इसकी वुमेन फ्रेंड्स हैं उन सबका प्रभाव इसके डिसीजंस पर हमें दिख रहा था। तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे जो व्यवस्था की जो सिस्टम था स्टेट का वो धीरे धीरे अनस्टेबल होना शुरू हो गया। एंड बिफोर हिज डेथ 1774, और अपने मृत्यु से पहले 1774 को इसकी मृत्यु होगी, अपनी मृत्यु से पहले ही आल्सो रियलाइज्ड दिस, इसको भी अपनी गलतियों का एहसास होगा, जो इसने जो कुछ जीवन भर किया इसको भी रियलाइज्ड होगा। ही आल्सो रियलाइज दिस एंड ही सेड, और फिर इसने बोला, ये एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है इसका। तो इसने क्या बोला, आफ्टर माई डेथ देयर विल बी डेलेसियो, देयर विल बी डेलेसियो, यानी मेरी मृत्यु के बाद आपदाएं आएंगी, यानी बड़ी से बड़ी घटनाएं घटेंगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। इसने भविष्यवाणी कर दी कि मेरी मृत्यु के बाद, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद फ्रांस में जेलेजियो यानी कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी, कुछ बड़ा होगा कुछ, और ये मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। ये इसने चेतावनी दे दी अपनी मृत्यु से पहले, मेरी मृत्यु के बाद कुछ बड़ी घटनाएं फ्रांस में घटित होंगी, जेलेजियो। एंड इन फैक्ट 15 ईयर्स, और ये हमें देखने को मिलता है इसकी मृत्यु के 15 साल के बाद, 15 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ 1789, देयर वाज ए रेवोल्यूशन इन फ्रांस। जैसा कि इसने बोला था वैसा ही हुआ। इसकी मृत्यु के 15 साल के बाद फ्रांस में क्रांति हो जाती है।
एंड विच इंडेड द रूल ऑफ द बुर्बो डायनेस्टी, और ये क्रांति बुर्बो राजवंश के शासन को ही पूरी तरह से फ्रांस में खत्म कर देती है। ओके, तो इसकी जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई। इसकी मृत्यु के 15 वर्ष के बाद फ्रांस में हम देखते हैं कि क्रांति होती है, और वो क्रांति बुर्बो डायनेस्टी के रूल को ही फ्रांस से एंड कर देती है। अब इनके सक्सेसर की बात की जाए, जब इनके बेटे और आपके और हमारे अपने लुईस 16 जो हमारी एनसीईआरटी में भी है, आपकी एनसीईआरटी में यहां से डिस्कशन हुआ। ओके, तो ही सक्सेसर लुईस 16, अब इनके जो उत्तराधिकारी लुईस 16, द रूलर ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द रेवोल्यूशन, ये वही राजा हैं जब क्रांति हुई थी तो ये राजा थे। अब लुईस 16 जो हमारे हैं वाज कंप्लीटली अनसूटेबल फॉर गवर्नेंस, ये शासन करने के लिए पूरी तरह से अनसूटेबल पर्सन है। वाई, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब इनको उत्तराधिकारी बनाया गया, दैट टाइम ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज वेरी यंग, तब ये बहुत ही यंग था। और बेटा कोई यंग पर्सन, कोई नौजवान व्यक्ति जो बहुत ही यंग है, इनमेच्योर है, आप उसे रूलर बना रहे हैं, राज्य को चलवा रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति अपनी उम्र के साथ साथ मैच्योर होता है, तो ये अभी बहुत ही यंग था रूलर बनने के लिए, इसीलिए मेंशन किया गया है कि ही वाज कंप्लीटली अनसूटेबल फॉर गवर्नेंस, ये पूरी तरह से गवर्नेंस के लिए, शासन को चलाने के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति था। ही डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू लीड, इसके अंदर लीड करने की, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय का सिस्टम ही यही होता था, पैट्रियार्कल सिस्टम में, आपको पता ही है कि जो फादर है, यदि फादर किंग है तो उसके बाद उसका जो सन है वही किंग बनेगा, या सारनो। तो क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी चलती थी एशियन मिडीवियल और एशियन टाइम में पूरी दुनिया में, तो उसी व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन इस व्यवस्था की वजह से भी दुनिया में कई डायनेस्टीज खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जो उनके सक्सेसर, जैसे मान लीजिए जो लेटर किंग्स हैं, ठीक है, जो पहले के राजा हैं वो स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, लेकिन जो उनके सक्सेसर्स आए वो इतने इफिशिएंट नहीं थे, जिसकी वजह से वो डायनेस्टी का रूल ही एंड हो जाता है। जैसे मुगल्स के बारे में, जो आपके अर्ली मुगल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल रहे, उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से अर्ली मुगल्स ने, जिसमें आपके शाहजहाँ, आपके अकबर जैसे बहुत ही पावरफुल आपके किंग्स रहे। लेकिन लेटर मुगल्स वीक साबित हुए, कमज़ोर साबित हुए, और वो फिर उस तरह का कंट्रोल नहीं रख पाए। तो आप पूरे इतिहास को जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आप इस पॉइंट को जरूर हमेशा मेंशन कीजिएगा कि सक्सेसर्स कैसे आ रहे हैं, किसी भी डायनेस्टी में जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं वो किस तरह के, क्योंकि उससे डिसाइड होता था उनकी एबिलिटी और उनकी क्षमता से कि ये डायनेस्टी अब कितने वर्षों तक फ्यूचर में रूल करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लुईस हमारे 16 है, वो क्योंकि उस समय बहुत ही यंग थे और ही वाज कंप्लीटली अनसूटेबल फॉर गवर्नेंस, वो गवर्नेंस के लिए पूरी तरह से अनसूटेबल पर्सन थे। ही डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू लीड, उसके अंदर लीड करने की एबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। ही नाइदर हैड द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, और ना ही उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता थी, ना ही उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो निर्णय ले सके, टेक डिसीजंस। और यदि आप रूलर हैं तो
आपको स्टेट को रन करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे? डिसीजंस लेने पड़ेंगे। डेली आपको हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब इसका एग्जांपल ये है कि अब जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, हर दिन डिसीजंस लिए जाते हैं, तभी तो स्टेट रन होता है ना। तो राज्यों को चलाने के लिए आपको हर दिन आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो निर्णय लेने के लिए कि उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है, और ना ही नॉर वाज ही एबल टू कंट्रोल पीपल, ना ही ये लोगों को नियंत्रित कर सकता है। अब रूलर को जो उसके रूलर के अंदर एक एबिलिटी और होनी चाहिए, लोगों को हैंडल करने की, लोगों को कंट्रोल करने की, वो इसके अंदर थी नहीं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लुईस 16 है, उनकी वीकनेस क्या थी, वो कैसे राजा थे? 9th की एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में कवर नहीं किया गया, ठीक है। तो ये मेरा काम है कि मैं आपको उसको डिटेल में कवर करवाऊं, जिससे कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं या जो मेरे दूसरे मैच्योर लर्नर्स हैं उनका भी सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए। 9th के स्टूडेंट्स का तो उनको तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये क्लास सबके लिए हेल्पफुल है। जो भी हमारे लर्नर्स हैं जो एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो लुईस 16 के बारे में हम देख रहे हैं कि वो जो फ्रांस के राजा थे उसी समय क्रांति होती है, और ये कम्प्लीटली अनसुटेबल है गवर्नेंस के लिए। ही डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू लीड, उसके अंदर लीड करने की क्षमता नहीं है। ही नाइदर हैड द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, ना ही उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, नॉर वाज ही एबल टू कंट्रोल पीपल, और ना ही वो लोगों को नियंत्रित करने की उसके अंदर क्षमता है। तो सर उसके अंदर कुछ है ही नहीं। यस, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। यू कैन से दैट, मुझे तो ये लगता है ये राजा बनने के लायक ही व्यक्ति नहीं था, और ना ही इसको राज्य की जो स्टेट की प्रॉब्लम्स है, जो स्टेट की बेटा प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, लुईस 16 को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। लुईस 16 को राज्य की समस्याओं को लेकर कोई उसके अंदर रुचि ही नहीं थी। ओके, ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियाज, वो कोई मजबूत विचारों वाला व्यक्ति नहीं था, उसके पास कुछ अच्छे आइडियाज की बहुत कमी थी। ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियाज, इनमेच्योर है, बहुत ही यंग था, तो ऐसा ही होगा और क्या, स्ट्रॉन्ग आइडियाज नहीं होंगे। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस 16, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह के राजा थे लुईस 16। साथ ही साथ ही रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द इवेंट्स, इसके अंदर एक कमी और थी। ये फ्रांस में जो इवेंट्स हो रहे थे, जो घटनाएं घट रही थी जब ये राजा था, उन बदलावों को इसने इग्नोर किया। और आपको पॉलिटिक्स में समझना चाहिए, जो रूलर होता है ना, उसकी नज़रें बहुत तेज होनी चाहिए, हर एक इवेंट पर उसकी नज़र होनी चाहिए कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, किस तरीके से कंडीशंस चेंज हो रही, तभी वो पर्सन, तभी वो रूलर रूल कर पाएगा। जैसे कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, ये लोगों की नज़रें हमेशा इवेंट्स पर रहती हैं कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। मोदी जी की नज़र हमेशा ये रहती है देश में क्या घटित हो रहा है। आपको हमको लगता है कि इनको पता नहीं है घटना, इनको सब पता होता है,
क्योंकि इनके पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इनको हर खबर देते हैं, हर न्यूज़ देते हैं कि देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं। और ये एक अच्छे रूलर की एक साइन होता है कि उसको अपने टेरिटरी में हो रही सभी इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये कैसा राजा है? ही रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द इवेंट्स। ठीक, इट वाज सॉल्ट साइटेडनेस, इसकी दूरदृष्टि की कमी थी इसके अंदर, मतलब आंखों में कमी नहीं है, दूरदृष्टि, बहुत आगे का सोच नहीं पाता था, जिसकी और इसी कमियों ने दैट पेव्ड द वे फॉर द रेवोल्यूशन, क्रांति के लिए रास्ता तैयार कर दिया। अब इसकी इतनी कमियां हैं तो क्रांति तो होगी। ये घटनाओं को नजरअंदाज करता था, ये बहुत आगे की सोच नहीं पाता था, और इन्हीं सब चीजों ने क्रांति का रास्ता तैयार किया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। लुइस 16 की जो वाइफ है, क्वीन ऑफ फ्रांस, मैरी एंटोनेट, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की ये राजकुमारी थी, उसके साथ इसका विवाह होता है, इसकी मैरिज होती है। तो लुइस 16 की जो वाइफ है मैरी एंटोनेट वाज इंटरेस्टेड ओनली इन ब्यूटी एंड डिस्प्ले, वो केवल सुंदरता और डिस्प्ले, अपनी सुंदरता का दिखावा करने में ही बिजी रहती थी। जबकि एक रानी का कर्तव्य क्या होता है कि राजा को अच्छा सलाह दे। ठीक है, और ये भी आप समझ लीजिए इतिहास में जितने भी बहुत ही अच्छे राजा भी हुए, जो महान हुए, कहीं ना कहीं उनकी महानता के पीछे उनकी जो रानी रही उसका भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। ये आप इतिहास में हमेशा देखेंगे। जब भी आप हिस्ट्री में किसी भी ग्रेट किंग के बारे में पढ़ेंगे तो मोस्टली ग्रेट किंग्स की सक्सेस में कहीं ना कहीं उनकी जो क्वीन है, जो उनकी वाइफ है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनकी रानी का? तो इनकी रानी का कंट्रीब्यूशन इतना है, ये हमेशा केवल इंटरेस्टेड रहती है ब्यूटी एंड डिस्प्ले में। शी यूज्ड टू कंस्टेंटली इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमेशा राजनीति और प्रशासन में दखल देती थी, इंटरफेयर करती थी, कंस्टेंटली हमेशा करती थी। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में ये खूब इंटरफेयर करती थी। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, एंड कुड नॉट बिकम पॉपुलर इन फ्रांस, और फ्रांस में लोकप्रिय नहीं होती। भाई लोकप्रिय क्यों हो पाओगी? जनता अपनी रानी से तब लगाव रखती जब रानी उसके दुख दर्द और उनकी समस्याओं को ध्यान देती है। तो आप तो ब्यूटी एंड डिस्प्ले में ही बिजी हो, तो आप कैसे लोकप्रिय हो पाओगे? ठीक, ड्यू टू हर अननेसेसरी इंटरफेरेंस, बिना वजह की दखलंदाजी की वजह से किन किन चीज़ों में ये इंटरफेरेंस करती थी? एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देती थी, जिसकी वजह से द पीपल ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के लोग थे, इसे क्या कहते थे? फॉरेन वुमेन, विदेशी महिला कहते थे, मिसेस वीटो कहते थे, या मिसेस घाटा भी बोलते थे। मिसेस घाटा, मिसेस घाटा मतलब मिसेस घाटा, आप समझ रहे हैं ना, ये फ्रांस के लिए ये एक घाटे का सौदा है। मिसेस वीटो, वीटो सर क्या होता है? वीटो का मतलब ये होता है, वीटो पावर कहते हैं, तो वीटो बोलते थे। वीटो का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, जब आप उस डिसीजन को अपने इन्फ्लुएंस से उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसे हम वीटो बोलते हैं। ठीक है, सो लर्नर्स, जो हमारे लुइस 16 की वाइफ है मैरी एंटोनेट, उनके अननेसेसरी इंटरफेरेंस की वजह से, उनका जो इंटरफेरेंस था एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, तो फ्रांस की जनता के बीच में बहुत ही अनपॉपुलर हो गई थी, नॉट बिकम पॉपुलर इन फ्रांस। और इसकी वजह से फ्रांस की जनता ने उन्हें कुछ टाइटल्स दे दिए थे, जैसे फॉरेन
वुमेन, विदेशी महिला, मिसेस वीटो एंड मिसेस घाटा। मिसेस घाटा तो किसके लिए घाटा है? फ्रांस के लिए ये घाटा साबित हो रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। ओके, शी कुड क्या कहा जा रहा है इनके बारे में? शी कुड नाइदर गिव करेक्ट एडवाइस, ये ना तो कभी राजा को सही सलाह देती थी। शी कुड नाइदर गिव करेक्ट एडवाइस टू हर किंग, अपने राजा को ये कभी सही सलाह नहीं देती थी। और कुड शी थिंक अबाउट हिज वेलफेयर, ना ही अपने राजा की भलाई के बारे में सोचती थी। इंपॉर्टेंट है ये। रानी क्या है, कभी राजा को अच्छी सलाह नहीं दे रही, उसकी भलाई के बारे में नहीं सोच रही, वाइल लविंग हिम। ओके, तो जब आप अपने किंग से यदि आप लव करते हैं, हम जब किसी व्यक्ति से उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लव रखते हैं, तो हमें उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए कि उसको अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो ये दोनों ही काम ये कर नहीं कर पा रहे, ना अच्छी सलाह दे पा रही, ना उसकी भलाई के बारे में सोच पा रही। ये भी इनमेच्योर थी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये भी इनमेच्योर थी। और क्या बोला जा रहा है? शी वॉज कंप्लीटली इग्नोरेंट, शी वॉज कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड वर्साई। इंपॉर्टेंट है, महल के बाहर, वर्साया का जो महल है उसके बाहर क्या हो रहा है उसको उस दुनिया से मतलब ही नहीं है। राज्य में क्या हो रहा है, आम जनता कैसी है, उनके दुख दर्द क्या है, मेरे राजा के प्रति कैसी भावना लोगों के मन में है, ठीक है, प्रशासन कैसे कार्य कर रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं था। शी वॉज कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड वर्साया। सच ए वुमेन, और वास्तव में सच ए वुमेन पुट द किंग्स डिफिकल्टीज, तो इनकी जैसी जो महिला थी उसने, इस रानी ने अपने राजा की दिक्कतों को ही बढ़ाया था। किंग डिफिकल्टीज बिफोर द रेवोल्यूशन एंड लुइस 16 गॉट स्टक इन हर कॉन्स्पिरेसीज। नोट करें, जो राजा थे ना इसकी साजिशों में फंस गए। लुइस 16 गॉट स्टक इन हर कॉन्स्पिरेसीज, इसके परित्यंत, इसकी साजिशों में राजा फंसता गया है ना आफ्टर द रेवोल्यूशन, और क्रांति के बाद लॉस्ट हिज नेक गुलेटिन, और सुबह अपनी गर्दन कटवानी पड़ गई इसकी साजिशों की वजह से। तो ये तो वास्तव में मिसेस घाटा साबित हो गई अपने किंग के लिए। ओके, वास्तव में ये मिसेस घाटा साबित हो गई अपने किंग के लिए। देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल वेल्थ ऑफ द किंग एंड द ट्रेजरी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कंडीशंस वाले पॉइंट के लिए ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिलेट करेंगे जब हम इकोनॉमिक कंडीशन से पढ़ेंगे कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब क्यों है। तो उसमें ये आपको पॉइंट्स क्लियर दिख रहा है कि देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल वेल्थ ऑफ द किंग, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। जो राजा की व्यक्तिगत संपत्ति है और जो राज्य का खजाना है, जो देश का खजाना है, ट्रेजरी, उसके बीच में इनको कोई, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं ना, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उनको अपनी पर्सनल वेल्थ और जो स्टेट की वेल्थ है, जो राज्य की संपत्ति, उसमें उनको कुछ अंतर ही नहीं समझ में आता है ना बेवकूफत। अरे आज मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, उनके पास तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक टैक्स कलेक्शन आता है। तो क्या पैसा वो उनका है? उनका नहीं है, ये देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा होता है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबकी अपनी सिर्फ सैलरी होती है जो भारत सरकार के खजाने से इनको दी जाती है, उसी से इनको अपना खर्चा चलाना होता है।
ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट में तो इनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, वो बात अलग। लेकिन क्या ये देश का पैसा खर्च करते हैं? ये क्या उस वो जो खजाने का पैसा है क्या वो इनका पैसा होता है? नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, जो रॉयल फैमिली के लिए क्या है, रॉयल फैमिली के लोगों को पर्सनल वेल्थ ऑफ द किंग, राजा की जो निजी संपत्ति है और जो खजाना है उसके बीच में उनको कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। मतलब उसको खर्च कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर जनता क्या होगी? जनता आपसे नाराज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। द रॉयल फैमिली वेस्टेड मनी इन अ रेकलेस मैनर। जो शाही परिवार था वो बहुत ही लापरवाही से, नोट करेंगे नोट्स में आप सभी लोग, जो शाही परिवार था, जो रॉयल फैमिली थी, वो बहुत ही लापरवाही से पैसे को खर्च करती थी, बर्बाद करती थी। वेस्टेड मनी हम कहेंगे, मनी को, पैसे को बहुत ही लापरवाही से रॉयल फैमिली के लोग बर्बाद करते थे। एंथोनेट वाज एबल टू एसेस द करंट सिचुएशन। जो एंथोनेट थी, जो रानी थी, वो वर्तमान जो करंट सिचुएशन थी उस समय की, उसको एसेस करने के योग्य नहीं थी। एंथोनेट वाज नॉट एबल टू द, नॉट लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, नॉट मिसिंग है। एंथोनेट वाज नॉट एबल टू एसेस द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, नॉट डिड एनीवन हैव द एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन। और ना ही राज्य में अब कोई ऐसा व्यक्ति था कि वर्तमान की जो सिचुएशन है वो इतना योग्य हो, इतनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर ले। अब कोई बच्चा ही नहीं था, ना रानी ना राजा, ठीक है, कि वर्तमान की परिस्थितियों को हैंडल किया जा सके। जो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, जो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, वर अनकंट्रोल्ड। अब वो अनकंट्रोल्ड हो गए थे, करप्ट हो गए थे, भ्रष्टाचारी हो गए थे, ठीक है, भ्रष्टाचारी हो गए थे, ठीक। तो एम्प्लॉइज वर अनकंट्रोल्ड एंड करप्ट। जो कर्मचारी थे, राज्य के जो कर्मचारी थे, वो लापरवाह हो गए थे, अनकंट्रोल्ड हो गए थे और करप्ट हो गए थे, भ्रष्टाचारी हो गए थे। और ये किसी भी स्टेट के डूबने का पहला साइन है। मतलब ये अब आपका राज्य डूबने वाला है, यदि राज्य के कर्मचारी ईमानदार नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, नियमों को नहीं मानेंगे, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है? आप इतना तो मैच्योर हो ही गए। तो अब आप देख रहे हैं कि अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई होगी। अब इसको आप गेस कर सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई 1789 में। इतनी कमियां थी। अभी तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाया है और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होना शुरू हो गए। अभी जब आप इकोनॉमिक कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं आपको सोशल कंडीशंस पढ़ाऊंगा फ्रांस की, और ये जब हम लोग अपने तीनों टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, उसके बाद कोई डाउट आपको ये इस बात के लिए नहीं रह जाएगा। आपसे यदि कोई पूछेगा कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई 1789 की, तो आप इतने एबल होंगे कि आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। एक और लापरवाही का आपको एग्जाम्पल ये मिलेगा, द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ फ्रांस। फ्रांस में एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, लाइक अ पार्लियामेंट। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है ना, या हर देश में आज पार्लियामेंट है, तो फ्रांस में उस समय एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, जिसे क्या बोलते थे? उसका नाम क्या था? स्टेट जनरल। स्टेट्स जनरल। इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली उसका नाम है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। फ्रांस की जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी उसका नाम था स्टेट्स जनरल। हैड नॉट मेट, इसकी मीटिंग नहीं हुई थी लगभग कितने वर्षों से? 175 सालों से। आप समझिए 175 ईयर्स से इसकी मीटिंग नहीं हुई थी। ये 175 1789 से लिए जा रहे हैं।
इसमें आप यदि माइनस कर दें तो कितना आएगा, 954871716, यानी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 1614 के टाइम में, 1614 में लास्ट मीटिंग हुई थी इस पार्लियामेंट की। और पार्लियामेंट का सिग्निफिकेंस सभी बच्चों को पता है। संसद का महत्व क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का महत्व क्या होता है। हमारे देश में जो संसद है बेटा, उसका क्या महत्व है। आप जानते हैं कि संसद में देश के लिए निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, डिस्कशन होता है, पॉलिसीज पे डिस्कशन होता है। पार्लियामेंट सेशन देखिए कभी आप देखते हैं इंडिया में पार्लियामेंट में 3 सेशन तो होना ही होना है, 3 बार साल में मीटिंग होगी। विंटर सेशन, समर सेशन और मानसून सेशन, मतलब देश में 3 बार पार्लियामेंट का सेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, आप ये समझिए। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 175 सालों से कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है। तो एब्सोल्यूट किंग्स है ना, सारे डिसीजंस खुद ही ले रहे हैं। एब्सोल्यूटिस्ट रूल चल रहा है ना, चाहे लुइस 14 हो 15 हो, इन्होंने कभी बुलाया ही नहीं। एब्सोल्यूटिस्ट किंग थे, सारे निर्णय स्वयं लेते थे, तो इनको कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं, उनसे डिस्कस करें, पॉलिसीज में डिस्कस करें, स्टेट को कैसे रन करना है इसको लेकर डिस्कस करें। कभी जरूरी नहीं समझा। तो फिर जब आप इस तरह से रूल करेंगे, मिस रूल कर रहे हैं, यहाँ पर आप गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो कुछ उसके परिणाम आपके सामने भयानक आएंगे। और आपने देखा 1789 की क्रांति हुई। तो लर्नर्स, आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो गई। पॉलिटिकल सिस्टम को ही अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो इकोनॉमिक कंडीशंस में गया ही नहीं मैं। ठीक है, हम लोग अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन अब आपको एक पूरा सब क्लियर होने लगे सारे पॉइंट्स कि क्रांति क्यों हुई होगी। ठीक है, तो 175 सालों से आपने अपने पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा द लोकल इंस्टीट्यूशंस, और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे सिटीज के अंदर, गांवों के अंदर, वर आल्सो लाइफलेस, अब वो निर्जीव हो गए थे, यानी उनका अब कोई महत्व नहीं रह गया था। लोकल इंस्टीट्यूशंस का, जो कंट्री साइड में, सिटी में लोकल इंस्टीट्यूशंस थे, लोकल बॉडीज थी, विभाग थे, लाइफलेस, निर्जीव, उन संस्थानों का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप यदि इंडिया में हैं और आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, ठीक है, जलकल विभाग में जाइए, बिजली विभाग में जाइए, शिक्षा विभाग में जाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, और वहाँ पर आपको जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही बिल्डिंग बनी है, कोई नई कर्मचारी नहीं आ रहा है, कर्मचारी है तो भ्रष्टाचारी है, आपसे रिश्वत मांग रहे हैं कि आप जब मुझे घूस देंगे, ब्राइब देंगे, तब आपको काम होगा। तो फिर क्या मतलब है, तो आपके अंदर नाराजगी आएगी ना। जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट, उसके प्रति आपके अंदर एक नाराजगी आ जाएगी कि इनको हटाना चाहिए, ये देश नहीं चला पा रहे। तो यहाँ पर क्या है, लुइस 16 पूरा फेल हो गया है। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ द सेंटर, द कंट्रोल ऑफ द सेंटर, द कंट्रोल ऑफ द सेंटर was weak in provinces, ओके। जो सेंटर गवर्नमेंट का जो नियंत्रण था, सेंटर का जो कंट्रोल था, वो अब कमजोर हो गया था प्रोविंसेस में, राज्यों में। ठीक है, जो इनके प्रोविनेंस थे, उन राज्यों में इनका जो नियंत्रण था, कंट्रोल था, वो कमजोर हो गया था। द बेसिस फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाज नॉट मेरिट। अब आप देखिए, अपॉइंटमेंट का जो बेस था, आपको पता ही है, अब अगर आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स तो होंगे ही होंगे, राज्य चलाया जा रहा है, तो आपको पता है अगर डिपार्टमेंट होंगे तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई पोस्ट होंगी। ठीक है, जिनको भरा जाएगा कर्मचारियों से, उनमें नियुक्तियां होंगी, अपॉइंटमेंट होंगे।
तो उस समय अपॉइंटमेंट का जो बेस था वाज नॉट मेरिट, वो योग्यता नहीं था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट्स में मेंशन कीजिएगा। क्या कमी है कि जो अपॉइंटमेंट का, जो नियुक्तियों का जो आधार है वो योग्यता नहीं था, वाज नॉट मेरिट बट परचेजिंग पावर। क्या था, मतलब अगर आप कोई भी है, मैं गया और मेरे अंदर योग्यता नहीं थी, मैंने वहां पर उस पोस्ट को ही खरीद लिया, पैसा दे दिया कि मैं इस जॉब में मुझे आना चाहिए। ये कितने लाख रुपए लोगे, जैसा कि आप देखते हो ना भ्रष्टाचार चलता है हर एक पोस्ट में कि आज 2 लाख रुपए दे दीजिए आपकी नौकरी लग जाएगी, ये हाल था वहां का। तो जब राज्य में ऐसी स्थिति हो जाएगी बड़े स्तर पर, फिर क्या होगा, बर्बाद होना तय है राज्य का, कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, जब परचेजिंग पावर से ही सबको आना है, तो जो पैसे वाले लोग हैं अगर वो योग्य भी नहीं है तो भी वो उस पोस्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो उसको परचेज कर लेंगे, ठीक। द बेसिस फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाज नॉट मेरिट बस परचेजिंग पावर। ये किसी भी स्टेट के लिए बहुत ही निगेटिव आप कह सकते हैं पॉइंट है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रांस में ऐसा हो रहा था। पर्सनल फ्रीडम वाज निलिजिबल, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी वो थी नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो उसके बारे में सोचिए ही मत। ए पर्सन कुड बी अरेस्टेड एनी टाइम, इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। बाय इशू ए काइंड ऑफ वारंट, एक वारंट जारी होगा, एंड कुड बी केप्ट इन जेल, और वो जेल में ही रहेगा विदाउट ट्रायल, मतलब उसका ट्रायल भी नहीं होगा कोर्ट में, कोर्ट में उसकी पेशी भी नहीं होगी, केस भी नहीं चलेगा। यानी कहने का क्या मतलब है, नो अपील, नो वकील, नो दलील, ठीक है। सिस्टम क्या होता है बेटा कि जब किसी व्यक्ति को जेल ले जाते हैं तो आज की वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में रूल है कि उस पर्सन को नेक्स्ट डे, अगले दिन या कुछ घंटों के बाद आपको कोर्ट में उसका ट्रायल कराना होता है, ठीक है। जज के सामने उसकी पेशी होती है, उसकी सुनवाई होती है कि इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया। फिर वो व्यक्ति अपना वकील करता है, जमानत मिल जाती है तो रिहा हो जाता है। अगर बहुत ही सीरियस क्राइम उसने नहीं किया है तो जमानत मिल जाती है। उस समय ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या था, किसी भी व्यक्ति को, ए पर्सन कुड बी अरेस्टेड, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है एनी टाइम, किसी भी वक्त, बाय इशू ए काइंड ऑफ वारंट, ठीक है। किसी भी, मतलब आपको सिर्फ एक वारंट जारी करना है, एंड कुड बी केप्ट इन जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल, और फिर ट्रायल भी नहीं होगा, यानी नो अपील, नो वकील, ना अपील होगी ना वकील होगा, और जब वकील ही नहीं होगा तो कोई दलील भी आप नहीं देने वाला है, यानी जेल में ही रहना है। तो इस तरह के रूल से क्या होगा, कॉमन मैन जो है फ्रांस का, जो फ्रांस का सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर रूलर के प्रति क्या आएगी, हेट आएगी, घृणा आएगी, ठीक है। लोग उसको हटाने की सोचने लगेंगे, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। एक तो आप राज्य नहीं चला पा रहे हैं, और फिर आप इस तरह के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ठीक। द लॉ हैड, फ्रांस में क्या स्थिति हो गई थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस बन गई थी। द लॉ हैड नो इम्पोर्टेंस, कानून का कोई महत्व नहीं रह गया था, समझिए आप, कानून का कोई महत्व नहीं रह गया था। द इंटायर सिस्टम वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ वन क्लास, पूरी व्यवस्था, फ्रांस की पूरी व्यवस्था, इंटायर सिस्टम, केवल एक वर्ग, वन क्लास, एक व्यक्ति, वन पर्सन एंड वन फैमिली, इस तक ही सीमित रह गया था। पूरी फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था थी
एक वर्ग के इंटरेस्ट में, एक व्यक्ति के हित में, एक परिवार के हित में ही चल रही थी। दैट पर्सन हिमसेल्फ वाज अनकॉन्शियस, और वो जो व्यक्ति था बिल्कुल अनकॉन्शियस था, इनकैपेबल था, हिज ओन इंटरेस्ट, अपने हितों को लेकर भी उसको कोई समझ नहीं थी। तो बिल्कुल फेलियर आपको दिख रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम सर बिल्कुल फेल हो गया है। ठीक है, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ फ्रांस, हम देख सकते हैं यहाँ पर फ्रांस की जो राजनीतिक जीवन था फ्रांस का, हैड बिकम करप्ट, अब वो करप्ट हो गया था और स्टैग्नेंट हो गया था। द पीपल इन पावर वर नाइदर मोटिवेटेड नॉर प्रिपेयर्ड फॉर चेंज, जो लोग सत्ता में थे, जो लोग सत्ता में थे, पावर में थे, वो ना तो मोटिवेटेड थे, यानी उनके अंदर कोई एम्बिशियस थिंकिंग नहीं थी, महत्वाकांक्षी विचार नहीं थे कि स्टेट का डेवलपमेंट करना है, फ्रांस को आगे बढ़ाना है। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी है ना, कितने एम्बिशियस है, 2024 चल रहा है, 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं। मतलब हर एक स्टेट को ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, एम्बिशियस होना चाहिए ना, यहाँ पर कोई मोटिवेशन ही नहीं है, सब करप्ट हो गए, किसी को कोई, सब लूटने को पर लगे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। जो लोग हैं द पीपल इन पावर, जो लोग भी सत्ता में थे, वो मोटिवेटेड नहीं थे, नॉर प्रिपेयर्ड फॉर चेंज, और ना ही बदलाव के लिए तैयार थे। मतलब चेंज को तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बोले बदलाव होना ही नहीं चाहिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। तो ये फ्रांस की पॉलिटिकल सिस्टम थी, जिसमें आपने आज की क्लास में डिस्कस किया कि पॉलिटिकल कंडीशंस को, कि किस तरीके से वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स थी, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल था। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि क्लास आपकी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की हो जाएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस को डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद हम फ्रांस के नेक्स्ट लेक्चर में इसी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कि फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था क्या थी यार, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम स्टेटस ऑफ प्रिविलेज, क्योंकि आपको पता है लोगों को प्रिविलेज मिली हुई है, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे लोगों को, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और फिर देन वी मूव स्टेट ऑफ पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये तो पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस पे, मतलब जो इंटेलेक्चुअल कॉजेज हैं, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड जिसमें कई सारे जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, उनका रोल रहेगा जनता को जागृत करने में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपके फर्दर क्लासेस में डिस्कस हो जाएंगे इस रेवोल्यूशन को लेकर। और फिर ये आपके लिए क्लासेस, ठीक है, हेल्पफुल हो जाएंगी। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओके, तो जुड़े रहिए और वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच। सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से कंटेंट को प्रिपेयर कर सकूं। क्लास को शेयर कीजिए अपने पीयर ग्रुप में, जिससे कि आपका सपोर्ट मुझे मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके।